बोडोलैंड यह सिर्फ एक शब्द नहीं है, यह सपना है लाखों लोगों का। यह सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा नहीं है, ये लड़ाई है अपने अस्तित्व को बचाने की, अपनी पहचान को बचाने की। दशकों से एक ही सवाल गूंज रहा है कि बोडोलैंड कब मिलेगा। आज हम उसी सवाल को लेकर खड़े हैं एक ऐसे नाम के सामने जिसे बोडोलैंड आंदोलन की आत्मा कहा गया, हग्रामा मोहिलरी। लेकिन सवाल सीधा है कि क्या हग्रामा मोहिलरी सच में बोडोलैंड दिला पाएंगे, या फिर यह सपना सत्ता की राजनीति के नीचे दब चुका है, जो एक बार फिर से राजनीतिक नारा बनकर रह जाएगा। हग्रामा मोहिलरी कभी बोडोलैंड आंदोलन की सबसे मजबूत आवाज हुआ करते थे। बीएलटी समझौता हुआ, बीटीसी समझौता हुआ, उसके बाद अब बीटीआर बना। सत्ता मिली, ताकत मिली, लेकिन क्या पूरा बोडोलैंड मिला, या फिर यह आंदोलन राजनीतिक समझौतों के रूप में ही सिमट कर रह गया? सबसे बड़ा सवाल यह नहीं है कि हग्रामा मोहिलरी सत्ता में है या नहीं है। सवाल यह है कि क्या उनके पास आज भी बोडोलैंड दिलाने का जज्बा है या नहीं है, या फिर बोडोलैंड आंदोलन आज एक चुनावी भाषणों के रूप में ही सीमित रह गया है। दोस्तों, आज का ये वीडियो किसी के पक्ष या विरोध में नहीं है। आज हम बात करेंगे इतिहास, वादों, समझौतों और हकीकत की। यह वीडियो अंत तक देखिए, क्योंकि अंत में सवाल आपसे है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। अगर आपको हमारा विश्लेषण अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं। हग्रामा मोहिलरी ने बोडो समाज की पीड़ा को आवाज दी, और एक समय ऐसा भी आया था जब बोडो समुदाय अपनी ही जमीन पर खुद को पराया महसूस करने लगा था, और तभी बोडोलैंड आंदोलन ने जन्म लिया, और उन्हीं आंदोलनों से हग्रामा मोहिलरी एक प्रमुख चेहरा बनकर उभरे। तो दोस्तों, हम सबसे पहले इनके बारे में थोड़ा सा परिचय जान लेते हैं कि हग्रामा मोहिलरी है कौन। इनका जन्म 1969 में आसाम के कोकराझार जिला में इनका जन्म हुआ था। समुदाय बोडो समुदाय से आते हैं। पूर्ण जीवन की अगर हम बात करें तो वो बोडो लिबरेशन टाइगर्स के प्रमुख रहे हैं। साथ ही जो 2003 में मुख्य धारा की राजनीति में शामिल ये हो गए थे, जो बोडो पीपल्स फ्रंट नाम से इन्होंने एक नई पार्टी भी बनाई थी। बीटीसी के संस्थापक के प्रमुख के रूप में 2003 में बोडोलैंड समझौते, जो बोडो पीस अकॉर्ड हुआ था, उसके बाद से वह बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल बीटीसी के पहले चीफ एग्जीक्यूटिव मेंबर बने। उसके बाद बीपीएफ बोडो पीपल्स फ्रंट की इन्होंने स्थापना की, और 2005 में बोडो पीपल्स फ्रंट पार्टी की स्थापना की और इसके अध्यक्ष भी बने। शासनकाल 2005 से 2020 तक लगातार 17 वर्षों तक बीटीसी का इन्होंने नेतृत्व किया। वापसी कब हुई? 2025 में। 2020 में हार के बाद 2020 में हार गए थे, उसके बाद वह फिर से 2025 में सत्ता में वापस आए, और 5 अक्टूबर 2025 को फिर से चीफ एग्जीक्यूटिव मेंबर बने, जिससे उनकी पार्टी बीपीएफ ने 40 में से 28 सीटों पर जीत दर्ज की थी। आगे अगर हम बात करें तो विकास पर इन्होंने जोर दिया। अपने शासन के दौरान मोहिलरी ने बुनियादी ढांचे, शिक्षा और बोडो क्षेत्रों में शांति बहाल करने पर ध्यान केंद्रित किया। विवाद और आलोचना इनकी भी होती रहती है। जो इनके प्रमुख आलोचक हैं वो यूपीपीएल के प्रमोद बोरो हैं। उन पर 17 वर्षों के शासनकाल के दौरान हिंसा, भ्रष्टाचार, तानाशाही का आरोप ये लगाते रहे हैं। हालांकि उनके समर्थक उन्हें एक मजबूत और निर्णायक नेता भी मानते हैं। राजनीतिक स्थिति की अगर हम बात करें तो वह असम की राजनीति में एक प्रमुख किंग मेकर के रूप में जाने जाते हैं, जो हम पिछले वीडियो में चर्चा भी कर चुके हैं कि किस तरीके से बोडोलैंड आसाम की राजनीति में प्रमुख प्रभाव पैदा करता है, जो लंबे समय तक भाजपा के सहयोगी भी रहे, लेकिन बाद में अलग हो गए। वर्तमान स्थिति क्या है? वर्तमान में बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिलिंग बीटीसी के मुख्य कार्यकारी सदस्य हैं। उन्होंने अपने 2025 के अभियान में मेक बीटीसी ग्रेट अगेन का नारा उन्होंने दिया था, और अभी जो बीटीआर हैं उन्होंने क्या किया था? मेक बीटीसी ग्रेट अगेन, बीटीसी को फिर से मजबूत बनाना है। उन्होंने 2025 की जीत के बाद बोडोलैंड में और अधिक विकास और प्रशासनिक सुधारों का वादा किया है। हग्रामा मोहिलरी बोडोलैंड के एक कद्दावर नेता हैं, जो सशस्त्र विद्रोह से निकलकर लोकतांत्रिक प्रक्रिया में शामिल हुए और लंबे समय तक क्षेत्र के भाग विधाता रहे। 2020 में सत्ता खोने के बाद 2025 में एक बड़ी जीत के साथ उन्हें फिर से सत्ता हासिल की है, और वर्तमान में बीटीसी बीटीआर के प्रमुख बने हुए हैं। अब दोस्तों, हम इन आंदोलनों को समझते हैं। जो ये संगठन है, जो भी बोडोलैंड बनाने के लिए जो भी आंदोलन बने या फिर उभरे, उनके द्वारा जो भी उग्रवादी संगठन बने, उन्हें एक बार थोड़ा सा हम डिटेल में जान लेंगे तो हमें इस प्रक्रिया को समझने में काफ़ी आसानी होगी। जैसे दोस्तों, जब बोडोलैंड आंदोलन की शुरुआत हुई थी, उस समय शुरुआत में अगर हम बात करें तो बोडोलैंड आंदोलन की जब शुरुआत हुई थी तो 1967 में एक संगठन बना था, उसका नाम था ABSU, ABSU, ऑल बोडो स्टूडेंट यूनियन। इन्होंने क्या किया 1987 में? हालांकि आंदोलन होते रहते थे, लेकिन 1987 में बहुत खतरनाक आंदोलन इन्होंने किया था, जिसमें बहुत सारे जो ABSU के संगठन के जो भी नेता थे, जो इनसे जुड़े हुए लोग थे, उनकी काफ़ी उन्होंने बलिदान भी दिया था, और साथ ही यह हिंसक संघर्ष के रूप में आगे आया था। उसी के बाद क्या हुआ था? इसी आंदोलन के दौरान एक संगठन बनकर उभरा था, उग्रवादी संगठन, जो बोडो सिक्योरिटी फोर्स,
या बीएसएफ का मतलब हमारी भारतीय सेना से नहीं है, यहाँ पर बोडो सिक्योरिटी फोर्स से है, बोडो सिक्योरिटी फोर्स, बोडो सिक्योरिटी फोर्स। फिर ये बाद में जाकर 1994 में क्या बन गई, 1994 में एनडीएफबी बन गई, नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड बन गई। ये 1994 में जो बोडो सिक्योरिटी फोर्स थे ये क्या बन गई, 1994 में एनडीएफबी बन गई। और ये क्या था, ये एक उग्रवादी संगठन था, हम इसको समझते चलें, उग्रवादी संगठन था। अब इसने क्या किया, दिक्कत यहां पर क्या हुई, देखिए दोस्तों, दिक्कत क्या होगी, ये तो मांग कर रहे थे संविधान के भीतर अलग राज्य की मांग, संविधान के भीतर अलग राज्य की मांग। और इन्होंने क्या किया, जो एनडीएफ ये संगठन था, इन्होंने क्या किया कि हमें तो अलग देश चाहिए, अलग देश चाहिए। ये तो अलग देश की मांग करने लगे कि बोले हमें अलग राज्य नहीं बनना है, हमें अलग देश चाहिए। और इन्होंने उग्रवाद का सहारा लिए, जिसे काफी हद तक दबाया भी जा चुका था। तो इन दोनों में ही आपस में बनती नहीं थी, क्योंकि ये तो हमारे संविधान, हमारे देश के अंदर रहकर हमारे संविधान के भीतर अलग राज्य की मांग कर रहे थे, लेकिन ये अलग देश की मांग करने लगे। इसके बाद क्या हुआ कि सरकार ने इस परिस्थिति को समझते हुए आपसू के साथ क्या किया, 1993 में एक समझौता किया और क्या बनाया गया, बोडोलैंड ऑटोनोमस काउंसिल, बोडोलैंड ऑटोनोमस काउंसिल बनाया गया, बीएसी बनाया गया। उसमें इतने ज्यादा अधिकार नहीं थे, लेकिन थोड़ा बहुत इनको अधिकार दिया गया था, एक स्वायत्त परिषद के रूप में बनाया गया था। लेकिन इससे ये खुश नहीं थे और इन्होंने क्या किया, 1996 में आपसू ने फिर से आंदोलन स्टार्ट कर दिया। और इसी आंदोलन के दौरान एक और संगठन उभर के आया, उसका नाम था बोडो लिबरेशन टाइगर्स, बोडो लिबरेशन टाइगर्स फ्रंट। तो बीएलटी जो संगठन था, ये भी उग्रवादी का, इन्होंने भी उग्रवाद का सहारा लिया, इन्होंने भी उग्रवाद का सहारा लिया। अब दो उग्रवादी संगठन बन गए थे, एक तो था एनडीएफबी, दूसरा था बीएलटी। अब इनमें आपस में वर्चस्व की लड़ाई होने लगी, आपस में लड़ने लगे, जिसकी वजह से काफी खून खराबा वहां पर देखने को भी मिला। अब दोस्तों क्या हुआ, 1993 में एक समझौता हुआ। उसके बाद ये बीएलटी का लगातार खतरनाक प्रदर्शन ये कर रहे थे अलग राज्य की मांग को लेकर, और अधिक मजबूत मांग को लेकर ये लगातार प्रदर्शन कर रहे थे, जिसकी वजह से सरकार ने क्या किया, 2003 में इनके साथ समझौता कर लिया। और क्या बनाया गया, इसके बाद बनाया गया बीटीसी, बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल, बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल बनाया गया। और ये संविधान की, हमारे संविधान में 6ठी अनुसूची के तहत बनाया गया, 6ठी अनुसूची के तहत बनाया गया। और इसे इन्हें बहुत सारे अधिकार दिए गए, बहुत सारे अधिकार दिए गए। तो इन्होंने क्या किया, बीएलटी ने हथियार डाल दिए, और हथियार डालने के बाद इन्होंने क्या किया, बोडो पीपुल्स फ्रंट नामक एक नई पार्टी की स्थापना की, जिसके मुखिया कौन बने, हाग्रामा मोहिलरी। तो इन्होंने उग्रवाद को छोड़कर क्या किया, ये राजनीति में आ गए। और 2003 से 2020 तक ये सत्ता में रहे। उसके बाद 2020 में दोबारा से समझौता हुआ, किन किन के बीच हुआ, क्योंकि ये राजनीति में आ गए थे, बीएलटी बोडो लिबरेशन टाइगर्स फ्रंट वाले राजनीति में आ गए थे, हथियार इन्होंने डाल दिए थे। लेकिन ये जो एनडीएफबी था, नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड, ये लगातार प्रदर्शन करते रहा था और उग्रवाद का सहारा लेते रहा था। तो अब की बार क्या किया, 1993 में सरकार ने इनके साथ समझौता किया था, 2003 में बीएलटी के साथ समझौता किया था, और अब की बार 2020 में इनके साथ समझौता कर लिया एनडीएफबी के साथ। एनडीएफबी के साथ समझौता किया था, ये भी अलग अलग टुकड़ों में बट गया था, इसके गुट अलग अलग हो गए थे। तो इनके जो 4-5 गुट थे, उन्होंने केंद्र सरकार, राज्य सरकार और जो ये गुट थे उनके साथ मिलकर एक समझौता हुआ। उस समझौते के तहत क्या किया गया, जो ये बीटीसी बनाई गई थी यहाँ पर, इस बीटीसी को बदलकर क्या कर दिया गया, बीटीआर कर दिया गया, बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन। दरअसल क्या था कि इस बीटीसी के तहत जो भी राज्य आते थे, जो बोडोलैंड को अलग राज्य की मांग कर रहे थे, उनके जो 4 जिले थे उनको मिलाकर क्या, उन 4 जिलों को बनाकर क्या कहा गया, बोडोलैंड टेरिटोरियल एरिया डिस्ट्रिक्ट, बीटीएडी। जो 4 जिले बनाए गए थे, वो एक तरीके से क्षेत्र दिया गया था, तो उसको बदलकर क्या कर दिया, इस बीटीसी को बदलकर बीटीआर कर दिया। और इस बीटीआर के तहत 1500 करोड़ का फंड भी दिया गया था। आखिर 1500 करोड़ से होता कुछ नहीं है। 1500 करोड़ अगर एक रोड बनाने लग जाए, सड़क बनाने के लिए लग जाए, तो पहाड़ी इलाकों में तो 1500 करोड़ वैसे ही खर्च हो जाते हैं, तो इसका कोई मतलब नहीं था। हालांकि इसके तहत 1500 करोड़ रुपए दिए गए थे और कुछ आर्थिक सहायता भी दी गई थी। जो क्या हुआ था कि जैसे इन बोडोलैंड आंदोलनों में जो भी
जिन भी बोडो समुदाय के लोगों ने बलिदान दिया था या उनकी मौत हुई थी, जिनके लिए कुछ आर्थिक सहायता भी दी गई थी। तो इसके तहत क्या हुआ, बीटीआर 2020 में एक और समझौता हुआ और बीटीसी को बदलकर बीटीआर कर दिया गया। अब दोस्तों ये तो समझौते अब तक हुए थे 1993 में, 2003 में और 2020 में। जो अलग अलग जो भी बोडोलैंड आंदोलन की मांग, बोडोलैंड राज्य की मांग कर रहे थे, वो अलग अलग संगठन थे, उनके साथ अलग अलग किए गए थे। लेकिन दोस्तों 2025 में फिर से कौन आ गए, हग्रामा मोहिलरी फिर से सत्ता में काबिज हो गए, जो किसके प्रमुख थे, बीपीएफ के, बोडो पीपुल्स फ्रंट के प्रमुख थे। फिर से ये क्या आ गए, सत्ता में आ गए। अब दोस्तों यहां पर होता क्या है कि जैसे आपसू वाले अगर सत्ता में आ गए तो फिर ये लोग क्या करते हैं, ये लोग फिर से अलग से बोडोलैंड आंदोलन की मांग करने लगते हैं। जैसे बीएलटी वाले सत्ता में आ गए या बीपीएफ वाले सत्ता में आ गए तो एनडीएफबी वाले लगातार आंदोलन और प्रदर्शन करते रहते हैं, जिसकी वजह से वहां पर काफी दिक्कतें देखने को मिलती हैं। ये लोग क्या करते हैं कि अगर एक साथ बोडोलैंड आंदोलन की मांग उठाएं तो हो सकता है कि मजबूत जन समर्थन मिल सके। अब दोस्तों हम आगे समझते हैं। अब हम बात करते हैं जमीनी हकीकत की। आखिर जमीनी हकीकत क्या है? जो बीटीआर ने जो वादा किया था कि विकास होगा, साथ ही आपको रोजगार भी मिलेगा और आपकी पहचान भी सुरक्षित रहेगी, लेकिन आज बोडोलैंड का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है कि बेरोजगारी लगातार बढ़ती जा रही है, ना ही बोडोलैंड का विकास होता जा रहा है, और साथ ही क्या हो रहा है, शिक्षा और रोजगार की कमी लगातार होती जा रही है। जमीन विवाद लगातार बढ़ते जा रहे हैं और पहचान का संकट तो बना हुआ ही है। पहचान का संकट इसलिए बना हुआ है क्योंकि भारी जो समुदाय के लोग हैं, वो जैसे बंगाल के लोग वहाँ जाकर बसने लगे, उधर से नेपाल के आकर बसने लगे, बांग्लादेश से रोहिंग्या जाकर असम में बसने लगे, बांग्लादेशी आकर बसने लगे, जिसकी वजह से काफ़ी जो भी बाहरी लोग हैं वो वहाँ पर आकर ज़्यादा बसने लगे और वहाँ के जो मूल निवासी बोडो समुदाय के लोग हैं उनकी पहचान का संकट लगातार बढ़ता जा रहा है। अब युवा सवाल पूछ रहे हैं कि अगर सत्ता हमारे हाथ में है तो अवसर कहाँ है, अगर समझौते हुए हैं तो फिर सुरक्षा कहाँ है, क्या बीटीआर ने आम आदमी की जिंदगी बदली? यहाँ सबसे बड़ा संवेदनशील मुद्दा यह उठता है कि जब कोई नेता इन आंदोलनों से निकलकर सत्ता के शिखर तक पहुंचता है तो क्या आंदोलन जिंदा रहता है या फिर यह सत्ता आंदोलन को धीरे धीरे खत्म कर देती है? क्योंकि आरोप यह लगते हैं कि हग्रामा मोहिलरी अब सिस्टम का हिस्सा बन चुके हैं, जिसकी वजह से इन आंदोलन की आग धीरे धीरे क्या होती जा रही है, धीरे धीरे ठंडी होती जा रही है। क्या यह आरोप सही है या फिर यह राजनीतिक प्रोपेगेंडा है? अब दोस्तों हम आते हैं सबसे अहम सवाल पर, क्या आज के भारत में अलग से बोडोलैंड राज्य संभव है या नहीं है? क्योंकि दोस्तों हमारे संविधान में जो व्यवस्था की गई है वो हमारे संविधान में क्या है, आर्टिकल 2 में तो लिखा है कि हम विदेशी राज्य को अपने राज्य में मिला सकते हैं। विदेशी राज्य को क्या कर सकते हैं, अपने राज्य में मिला सकते हैं। विदेशी राज्य हो या कोई देश हो या फिर कोई भूमि का टुकड़ा हो, उसको क्या कर सकते हैं, अपने राज्य में मिला सकते हैं। दूसरा अगर हम बात करें अनुच्छेद 3 की, तो अनुच्छेद 3 में यह लिखा है कि संसद क्या कर सकती है, हमारे देश के किसी भी राज्य में नाम में परिवर्तन कर सकती है, क्षेत्र में बदलाव कर सकती है, किसी भी राज्य को तोड़कर अलग राज्य बना सकती है, और साथ ही किसी भी राज्य में अगर कोई दूसरे राज्य का कुछ जोड़ना हो तो उसको क्या कर सकती है, जोड़ सकती है। तो हमारे संविधान में व्यवस्था की गई है कि अनुच्छेद 3 के तहत राज्यों में परिवर्तन किया जा सकता है, अलग राज्य बनाए जा सकते हैं। जैसे पहले भी काफ़ी सारे अलग राज्य बनाए गए हैं। तो अगर इनको अलग राज्य बनाने के बाद क्या किया जाता है, अनुसूची 1 में उस राज्य का लेखा जोखा रख दिया जाता है कि इस राज्य का क्षेत्रफल कितना होगा, इस राज्य की बाउंड्री किन किन राज्यों से लगेगी। तो हमारे संविधान के अनुसार अलग राज्य बनाए जा सकते हैं। तो ये तो संभव है कि अलग बोडोलैंड राज्य भी बनाया जा सकता है। तो फिर सवाल ये है कि क्या हग्रामा मोहिलरी उस स्तर का संघर्ष कर पा रहे हैं जो अलग से बोडोलैंड राज्य दिला सके, या फिर अब लक्ष्य सिर्फ किसका रह गया है, बीटीआर तक ही सीमित रह गया है? अब दोस्तों हम बोडोलैंड की जनता की बात करें कि बोडोलैंड की जनता क्या चाहती है, तो इस समय बोडो समुदाय है वो 2 दलों में बटा हुआ दिखाई देता है। पहला कहता है कि जो मिल गया है उसी से खुश रहो। दूसरा कहता है कि जब तक हमें बोडोलैंड नहीं मिलेगा तब तक हम चुप नहीं बैठेंगे। नो बोडोलैंड नो रेस्ट, जब तक बोडोलैंड नहीं तब तक हम आराम नहीं करेंगे। अब दोस्तों युवा ये पूछना चाहते हैं कि क्या हमें नई रणनीति, नई सोच या फिर नए नेतृत्व की जरूरत है, या फिर हमें इनसे ही, हग्रामा मोहिलरी जी से ही काफ़ी
उम्मीदें हैं। दोस्तों, बोडोलैंड कोई सौदा नहीं है, यह सम्मान का सवाल है। अगर नेतृत्व मजबूत हो तो इतिहास बदलता है, लेकिन अगर नेतृत्व ही कुर्सी तक सीमित हो जाए तो फिर सपने दम तोड़ने लगते हैं। आज बोडोलैंड इसी मोड़ पर आकर खड़ा हुआ है। लेकिन दोस्तों, बोडोलैंड कोई भीख नहीं है, ये हक है। इतिहास गवाह है कि जब सपनों को दबाया जाता है तो ये फिर से नए आंदोलन के रूप में जन्म लेते हैं। अगर बोडोलैंड चाहिए तो क्या मौजूदा नेतृत्व दिल्ली और दिसपुर से आंख मिलाकर बात कर सकता है? यह सवाल मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, जो हमने आपको शुरू में बताया था कि एक सवाल मैं आपसे जरूर करूंगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है? आप एक बार कमेंट करके जरूर बताएं, और हमारा जो विश्लेषण आपको अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।